जय हिंद। स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे कक्षा 7वीं विज्ञान विज्ञान की बातें पाठ्य पुस्तक में अध्याय 9 का प्रश्न उत्तर। अध्याय 9 का नाम है मिट्टी। प्रारंभ करते हैं। आप लोग पेन और कॉपी निकाल के बैठिएगा और चीज़ों को नोट भी कीजिएगा। प्रथम प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ह्यूमस की मात्रा रिक्त स्थान मृदा में सर्वाधिक होती है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दोमट। ह्यूमस की मात्रा दोमट मिट्टी में सर्वाधिक होती है। ह्यूमस क्या होता है बच्चा? कि मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। जो मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थ होते हैं जो गहरे भूरे रंग के होते हैं, उसे ही हम लोग ह्यूमस कहते हैं। तो यह जो है दोमट मिट्टी में सर्वाधिक होती है। दूसरा प्रश्न कहता है, रिक्त स्थान मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। यहाँ पे कम दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग भरेंगे रेतीली। जो रेतीली मृदा होती है, इसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। ठीक है। और यदि पूछा जाए कि आपको कि किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, तो वहाँ आप लोग भरोगे चिकनी मिट्टी। जो चिकनी मृदा होती है उसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। भीगने पर वह मृदा चिपचिपी हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि सबसे कम पूछ रहा है या अधिक। कम पूछे तो आप लोग चिकनी मिट्टी भरोगे, और अधिक पूछे तो यहाँ पे कम पूछे तो आप लोगों को रेतीली मृदा भरना है, और यदि अधिक अधिक पूछे तो आप लोगों को चिकनी मृदा भरना है। क्लियर। तीसरा प्रश्न, मृदा का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, तो यहाँ पे चिकनी मृदा का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। चिकनी मृदा का अन्य नाम मृणमय मृदा भी होता है। मृणमय मृदा भी इसका नाम होता है। तो ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। ठीक है। करते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न कहता है यहाँ से, सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 विकल्प हैं, 4 विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। प्रथम प्रश्न है, सैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं। मृदा में सैल कणों के अतिरिक्त क्या होते हैं? का वायु और जल, खा जल और पादप, गा खनिज जैव पदार्थ, वायु और जल, घा जल वायु और पादप। तो इसका सही उत्तर होगा खनिज जैव पदार्थ वायु और जल होते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है बच्चा, मृदा का बनना कैसी प्रक्रिया है? का धीमी, खा तीव्र, गा मध्यम, घा इनमें से कोई नहीं। तो मृदा का बनना अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। ठीक है। मृदा का 1 सेंटीमीटर की परत बनने में लाखों साल लग सकते हैं। ठीक है। तो मृदा का बनना बहुत ही अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। तीसरा प्रश्न कहता है, मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो मैंने आपको प्रश्न संख्या 2 में ही बताया था यहाँ पे कि मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं, और यह गहरे भूरे रंग का होता है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस मृदा में जल का अंतःस्रवण सबसे अधिक होता है? बलुई मिट्टी, मृणमय मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी। तो यहाँ पे देखिए अंतःस्रवण सबसे अधिक होता है, यानी उसमें जल सोखने की क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। तो आप यहाँ से 4 ऑप्शन में से देखो, बलुई मिट्टी, मृणमय मिट्टी, दोमट मिट्टी या काली मिट्टी। तो यहाँ पे होगा आपका सही उत्तर काली मिट्टी। काली मिट्टी में जल अंतःस्रवण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसीलिए यह मृदा भीगने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें आ जाती है। इसीलिए काली मिट्टी पर कपास की खेती की जाती है। तो यहाँ पे होगा कि काली मृदा में सबसे अधिक जल स्रवण की क्षमता होती है 4 ऑप्शनों के अनुसार। आशा करता हूँ कि आपने इन चीज़ों को नोट किया होगा। करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न यहाँ से कहता है, मिलान कीजिए। खंड आ को खंड बा से मिलान करना है। जीवों को आवास देने वाली, तो जीवों को आवास देने वाली किस प्रकार की मृदा होती है? सभी प्रकार की मृदा जीवों को आवास देती है, चाहे वो किसी प्रकार की मृदा हो, हम लोग वहाँ पे घर बना लेते हैं। दूसरा है मृदा की ऊपरी परत, तो यहाँ पे मृदा की ऊपरी परत, उसके पहले जो आप लोग को यहाँ से आ रहा है पहले उसे मृदा मिलान कर लो। मृणमय मृदा, जो मृणमय मृदा होती है उसमें क्या होता है, उसके बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है। तो उसके कण क्या होंगे? छोटे छोटे होंगे, तभी अच्छे से वह
बनेगी, चिपचिपी होती है मृन्मय मृदा, तभी इसके बर्तन बनते हैं। अब मृदा के मध्य परत में ह्यूमस की कम मात्रा होगी, तो इसे हम लोग पहले मिला लेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद है बलुई मृदा, तो बलुई मृदा में बड़े कण होते हैं, ये मिला लिया। लास्ट में क्या बच गया, मृदा की ऊपरी परत या गहरे रंग की होती है। तो आशा करता हूँ कि आपने मिलाया होगा। बच्चों, आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप अपने डाउट लिख सकते हो। और हाँ, भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है बच्चों। करते हैं इसके बाद प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न कहता है मिट्टी परिच्छेदिका क्या है, इसके विभिन्न संस्तरों को चित्रों द्वारा दर्शाइए। तो देखिए, मैंने ये चित्र अपने से बनाया है, कोशिश की है, आप लोग भी इसी तरह कोशिश करो तो आप लोग से भी ये हो जाएगा। लिखेंगे कि मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। मृदा परिच्छेदिका में प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। यह परतें संस्तर स्थितियां कहलाती हैं। इन्हें पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। ये आप लोग लिख लो। और मैंने यहाँ पे बनाया, पहले आप लोग को सबसे नीचे बना लेना है, उसके ऊपर यहाँ ये डी आधार सेल, सी संस्तर स्थिति अपक्षयित सेल, फिर बी संस्तर स्थिति उपमृदा, और यहाँ पे ए संस्तर स्थिति शीर्ष मृदा बना लेना, ऊपर में यहाँ पे घास है। तो आशा करता हूँ कि आप ये चित्र को अपने से बना लोगे। प्रश्न संख्या 5वां करते हैं, इसे आप लोग नोट कर लो। 5वां प्रश्न, मिट्टी का अपरदन क्या है, इसके विभिन्न कारक के बारे में लिखिए। तो लिखेंगे पवन, जल, बर्फ द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि मृदा की सबसे उपजाऊ परत का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। ये नहीं कि मैं जो चीज़ लिखवाऊँ, जो शब्द लिखा दिए वह लक्ष्मण की रेखा हो गई, नहीं, ये चीज़ आप लोग अपने से भी लिखना, अपने से भी लिखने की कोशिश करना, ठीक है। मैं कई चीज़ें आपको इसके साथ एक्स्ट्रा भी बताता चलूँगा ताकि आपको वे सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहें और आप लोग उसे भूलो मत। तो मृदा अपरदन के निम्नलिखित कारक हैं, क्या किस किन कारणों से मृदा अपरदन हो रही है। पहला तो हम लोग लिखेंगे कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से मृदा अपरदन हो रही है। अब वृक्षों की कटाई से मृदा अपरदन कैसे हो रही है, देखिए, जो वृक्ष और पादप होते हैं वे अपने जड़ों में मृदा को बांधे रखते हैं। वर्षा, पवन उस समय मृदा को नहीं हिला पाती है, लेकिन जब हम वृक्षों को काट देंगे तो जो मृदा पेड़ों के जड़ों से बंधी हुई थी वह मृदा स्वतंत्र हो जाएगी। अब उसे वायु उड़ा कर ले जाए या हवा वर्षा बहा के ले जाए, उससे वह एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाएगी। तो मृदा की सबसे ऊपरी परत का एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान तक चला जाना मृदा अपरदन कहलाता है। तो वृक्षों के अंधाधुंध कटाई से होगी। बाढ़ से भी होती है कि बाढ़ से भी जो मिट्टी की सबसे उपजाऊ परत है उसकी हट जाना बाढ़ से भी होगा। अनियंत्रित पशुचारण से क्या होगा, जो शाकाहारी पशु हैं वे पेड़ पौधे घास को खा लेंगे, तो उससे भी जो मिट्टी की बंधे रहती थी पेड़ पौधों से, घासों से, तो वह स्वतंत्र हो जाएगी और विभिन्न कारकों हवा, जल, पानी द्वारा यहाँ से वहाँ चली जाएगी और मिट्टी का अपरदन हो जाएगा। सिंपल है। 6ठा प्रश्न, मिट्टी की विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो आप लोग लिखोगे मृदा को उसके कणों के आमाप यानी साइज, आमाप के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वैसी मृदा बलुई मृदा कहलाती है। दूसरा, यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक हो तो वह मृन्मय या चिकनी मिट्टी कहलाती है। ठीक है, चिकनी मिट्टी जिसमें जल की सोखने की क्षमता सर्वाधिक होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है चिकनी मिट्टी में। और सूक्ष्म कणों के बड़े कणों की मात्रा समान हो तो दोमट्टी मृदा कहलाती है। ये चीज़ आप लोग नोट कर लो। इसके बाद करते हैं प्रश्न संख्या 7वां। 7वां प्रश्न कहता है मृदा संरक्षण की विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो मृदा संरक्षण का क्या तात्पर्य है कि मृदा के उपजाऊपन बरकरार रहे, उसमें किसी प्रकार का कमी ना हो। तो क्या करेंगे कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, मृदा अपरदन को हम लोग कम कर सकते हैं और मृदा की उपजाऊ की जो ऊपरी परत है वो बरकरार रहेगी, बनी रहेगी। तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। पादप की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती है, इसलिए अधिक से अधिक
वृक्ष लगाकर तथा वन उन्मूलन पर प्रतिबंध लगाकर हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं और मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। और दूसरा आप लोग लिख सकते हो कि हमें पहाड़ों में सीढ़ीनुमा खेती करनी चाहिए ताकि मृदा का कम से कम अपरदन हो। ठीक है, ये लिख लेना है। आप लोग तीसरा ये भी लिख सकते हो कि सड़कों के किनारे हमें भी वृक्ष लगाना चाहिए ताकि जो सड़कों के किनारे से ज़्यादा जल का बहाव होता है तो उसमें मृदा का कम से कम अपरदन हो। किसी भी तरह मृदा के ऊपरी परत को बहने से रोकना मृदा संरक्षण कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखना है बच्चों। 8वां प्रश्न है, बिरसा, एक तो लड़का है बिरसा ने अंतःस्रवण की दर से संबंधित एक प्रयोग किया। उसने पाया कि इस प्रयुक्त मृदा के नमूने में से 200 ml जल को अंतःस्रवण करने में 10 मिनट लगे। मृदा का अंतःस्रवण दर ज्ञात कीजिए। तो अंतःस्रवण की दर क्या होती है? जल की मात्रा और अवधि। इसे हम लोग भाग दे देंगे, 200 को 10 से भागा करेंगे, कितना आएगा? 0 से 0 कट गया यहाँ, और 20, तो 20 मिलीलीटर पर मिनट होगा। ये लिख लेना, ये तो सिंपल है, 20 को 10 से भागा दे दो, सीधा 20 ml आ जाएगा। तो ये इजी आप लोग कर लेना। 9वां प्रश्न नोट किया आपने? वेरी गुड। 9वां प्रश्न करते हैं बच्चा, मृदा प्रदूषण रोकने के उपाय को लिखें। देखिए, दो चीजें होती है, मृदा संरक्षण और मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण को रोकने के निम्न उपाय लिखेंगे हमें मृदा में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, वनोन्मूलन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तीसरा, बाढ़ नियंत्रित करने के लिए सुविकसित योजना बनाना चाहिए। चौथा, हमें मृदा में रासायनिक यहाँ पे हुआ नहीं होगा, रासायनिक विषैले पदार्थों को नहीं मिलाना चाहिए। और 5वां, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए। ये आप लोगों को 5 कारण लिख लेना है। तो आशा करता हूँ कि आपने ये नोट किया होगा। करते हैं प्रश्न संख्या 10वां। बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है तो कि प्लीज़ इस वीडियो को 100 लाइक ज़रूर कीजिएगा। 100 लाइक इस वीडियो का टारगेट है। देखते हैं आप लोग कितने जल्दी इस टारगेट को अचीव करते हो। 10वां प्रश्न है, धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है? तो लिखेंगे धान की फसल के लिए चिकनी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, चूंकि धान की फसल के लिए पानी चाहिए और पानी सोखने की क्षमता जो है चिकनी मिट्टी में अत्यधिक होती है, और इसीलिए धान की फसल के लिए चिकनी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ये चीज़ आपको लिख लेना है। 11वां प्रश्न करते हैं, कैसे स्थानों पर मृदा का अपरदन अधिक होता है? तो मृदा अपरदन कब होगा? जब मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी। अब कैसे जाएगी? जहाँ पे मरुस्थल हो, बंजर भूमि हो, जहाँ पर पेड़ ना लगे हो, वहीं पर ना। तो देखिए, मरुस्थल या बंजर भूमि पर मृदा का अपरदन अधिक होता है क्योंकि इन भूमि में वृक्षों का अभाव होता है। पवन तथा अन्य कारकों द्वारा मृदा का अपरदन होता रहता है। ठीक है बच्चों, एक भी चीज़ आपको रटना नहीं है कि जो शब्द मैंने लिख दिया उसे रट लेना नहीं है। आपको समझना है चीज़ों को। कि आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट करो, मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, आपको 10 बार समझाना पड़े तो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको समझना होगा बच्चों। ठीक है, 12वां प्रश्न कहता है, चिकनी मिट्टी भारी क्यों होती है? तो चिकनी मिट्टी हमने क्या पढ़ा कि जिसमें जल सोखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। अब जल सोखने की क्षमता इसमें सर्वाधिक क्यों होती है, यह कारण आपने समझ लिया तो आपको यह पता चल जाए कि चिकनी मिट्टी भारी क्यों होती है। तो लिखेंगे चिकनी मिट्टी के कण बहुत महीन होते हैं। इन कणों के बीच कम रिक्त स्थान होने के कारण इसमें वायु कम होती है। तो इसके बीच जब वायु नहीं है तो इसके बीच क्या हो जाएगा? जल भर जाएगा। इसके कणों के बीच कम रिक्त स्थान है, उसमें वायु कम होती है। अब इसमें वायु कम है तो उसमें क्या होगा? जल भर जाएगा और यह जो इसके जो कण है आपस में चिपक जाएंगे। चिपक जाने से ये क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको लिख लेना है। देखिए, जिसके इसके कण हैं वो बहुत ही महीन होते हैं और इसके बीच कम रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पे जब यह जल घुसेगा, इसमें जल जब जाएगा तो ये सारे कण आपस में चिपक जाएंगे। अब चिपक जाने से ये आपस में भारी हो जाएंगे। और जिन कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होगा तो वहाँ पे वायु भरा होगा। वायु भरा होगा तो जल का प्रवेश नहीं हो पाएगा। जल का प्रवेश नहीं हो पाएगा तो ये कण क्या होंगे? हल्के होंगे। नेक्स्ट प्रश्न वही है कि हमें सबसे हल्की मृदा का नाम बताना है। तो लिखेंगे बलुई मृदा सबसे हल्की होती है। अब हल्की क्यों होती है?
क्योंकि इसके कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और ये आपस में जल्दी नहीं जुड़ पाते हैं। नहीं जुड़ने का कारण क्या है कि इसके कणों के बीच काफी रिक्त स्थान होता है, इसमें वायु भरी होती है। यदि जल प्रवेश भी करती है तो वायु उसे प्रवेश नहीं करने देता, फलता या हल्की होती है। आ गई बात समझ में? ठीक है बच्चों, करते हैं इसके बाद प्रश्न संख्या 14। तो 14 प्रश्न कहता है मिट्टी के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं। अवयव यानी मृदा में क्या क्या मिला होता है। तो मृदा के 4 अवयव होते हैं। पहला खनिज पदार्थ, दूसरा कार्बनिक पदार्थ, तीसरा जल और चौथा वायु। ये आपको नोट कर लेना। करते हैं अंतिम प्रश्न। 15वां प्रश्न कहता है मृदा संरक्षण के लिए वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है। तो लिखेंगे मृदा संरक्षण के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है क्योंकि वृक्ष तथा पादपों की जड़ें मृदा को अपनी जड़ों में बांधे रखती है और मृदा प्रदूषण से बचाती है। ठीक है, ये तो मेन कारण हो गया मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का टारगेट आपने अभी तक पूरा कर दिया होगा। आई होप कि आप लोग अच्छे बच्चे हो। और हाँ बच्चों, आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। अपनी राय भी जरूर कीजिए कि मुझे वीडियो में किस प्रकार का सुधार करना चाहिए, या आपको किसी भी कोई भी कमी लगती है तो आप कभी जरूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे पाठ 10 के प्रश्न उत्तर। तब तक इन चीज़ों के एक बार रिविजन कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।